हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे इस चैप्टर की ऑथर है अनीस जंग। अनीस जंग वाज बोर्न इन रूरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड इन एडोलेसेंस इन हैदराबाद। अनीस जंग रूरकेला में पैदा हुई थी और उन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंस हैदराबाद में बिताया था। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर इसे एडोलेसेंस पढ़ते हैं, बट ये एडोलेसेंस नहीं है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है एडोलेसेंस, और इसका क्या मतलब होता है? यंग एज या फिर एडल्ट। ओके, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनीस जंग ने अपनी पढ़ाई की हैदराबाद से और अमेरिका से। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके जो माता पिता थे वो दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और अनीस जंग ने भी अपना करियर एज अ राइटर शुरू किया इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, और अनीस जंग जो है एडिटर रह चुकी हैं, कॉलमिस्ट रह चुकी हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर में, इंडिया में और अब्रॉड में। कॉलमिस्ट का क्या मतलब होता है? अ जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेगुलरली इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और हमारी ऑथर ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। अभी जो चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का क्या मतलब होता है? स्मॉल एक्सट्रैक्ट फिल्म और फ्रॉम फिल्म, म्यूजिक और राइटिंग। यानी कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है उनकी अनीस जंग की बुक में से, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। Okay, here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. हमारी ऑथर इस चैप्टर के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कितनी ग्राइंडिंग पॉवर्टी है, यानी कि कितनी कष्टदायक गरीबी है, और जिसमें छोटे बच्चे पिस रहे हैं, जिन्हें स्कूलिंग का मौका नहीं मिलता है, एजुकेशन का मौका नहीं मिलता है, और जिन्हें मजबूरी में छोटी उम्र से ही फैक्ट्रीज में या फिर कई जगह पर काम करना पड़ता है। ओके, अब देखो हमारा ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में है। समटाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज इज अ फर्स्ट पार्ट, और दूसरे का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, ये जो चैप्टर है देखो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, हमारी आंखें खोल देने वाला चैप्टर है, तो इसे ध्यान से सुनना। और चैप्टर के एंड में मुझे अपने ओपिनियंस बताना कमेंट में। ओके, What do you do? Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Okay? देखो, गार्बेज डंप जो है वो इस तरह का होता है, यानी कि कूड़े का ढेर। ठीक है, तो हमारी ऑथर अनीस जंग साहिब से पूछती हैं कि तुम ये क्यों करते हो। उस साहिब से वो हर सुबह मिलती हैं कूड़े के ढेर के पास, जहाँ वो गोल्ड की तलाश कर रहा होता है। स्क्राउंजिंग का क्या मतलब होता है? सीक टू ऑब्टेन समथिंग, टिपिकली फूड और मनी। अब वो यहाँ पे लिटरली गोल्ड नहीं ढूंढ रहा है, गोल्ड एक तरीके से सिंबॉलिकल वे में बोला है कि वो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा है जो कि उसके काम आ सके, पैसा, कपड़ा या खाना। ठीक है, तो आगे देखो, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। अब ऑथर यहाँ से उसकी हिस्ट्री बताना शुरू करती है और कहती हैं कि साहिब ने बहुत पहले घर छोड़ दिया था। सेट अ मिस इन द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका जो घर था वो हरे भरे खेतों के बीच में था, बिल्कुल इस तरह से। ओके, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब वो कहती हैं कि उसका घर जो है वो इतनी कोई पुरानी याद भी नहीं है कि उसे कुछ याद नहीं होगा या उसकी फैमिली को याद नहीं होगा। ओके, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। अब जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे बहुत सारे तूफान आए जिनसे कि उनके खेत और उनके घर बर्बाद हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी मम्मी से बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसलिए वो वहाँ से चले गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ, और वो कहाँ पे आ गए गोल्ड की तलाश में? उस बिग सिटी में जहाँ वो अब रह रहे हैं, यानी कि दिल्ली में। ओके, अब देखो, लुकिंग फॉर गोल्ड यहाँ पे फिर से लिटरली गोल्ड नहीं है, वो अर्निंग के लिए यहाँ पर आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब देखो, जो अनीस जंग ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वाई डू यू डू दिस, तो वो यहाँ पे आंसर दे रहा है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास कुछ और करने को है नहीं। ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स का क्या मतलब होता है? से समथिंग इन अ लो वॉइस, स्पेशली वन एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन और इरिटेशन। यानी कि वो बड़बड़ाता हुआ सा कहता है इधर उधर देखते हुए कि मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं। गो टू स्कूल, तो फिर स्कूल चले जाओ ना। आई से ग्लाइवली, ऐसा अनीस जंग उसे क्या देती हैं। ग्लाइवली का क्या मतलब होता है? फ्लुएंट बट इनसिंसियर, यानी कि तेजी तेजी में बातों बातों में कुछ ऐसा कह देना जो कि बहुत ही खोखली सी बात होती है और मीनिंगलेस होती है। ओके, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड।
अब अनीस जंग को एकदम से रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या बोल दिया है, कैसी बात कर दी है कि उनके लिए, उसके बच्चे के लिए ये एडवाइस कितनी वैल्यूलेस, कितनी मीनिंगलेस लगी होगी कि उन्होंने कह दिया कि स्कूल चले जाओ। अब ये चीज़ उसके लिए पॉसिबल है ही। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब जब अनीस जंग उससे पूछते हैं कि तुम स्कूल चले जाओ ना, फिर तो वो उस पर आंसर करता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, जब वो बनाएंगे तब मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। हाफ जोकिंग का क्या मतलब होता है? से समथिंग इन अ जोकी मैनर बट विद सम सीरियस इंटेंशन। यानी कि वो उसको मतलब एक सीरियस वे में और थोड़ा सा मजाक करते हुए पूछते हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। वो कहता है कि हाँ मैं आऊँगा, और ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, ही इज़ हियर स्कूल रेडी। अब अनीस सिंह उसको देखते हैं कि वो भागता हुआ आता है उनके पास कुछ दिनों बाद कि क्या आपका स्कूल बन गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। उसे वो कहती हैं कि स्कूल बनने में थोड़ा वक्त लगता है। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। तो वो ये कहते हुए उनको थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जो कि वो कभी पूरा नहीं करने वाली हैं। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। अबाउंड का क्या मतलब होता है? हैव इन अ बिग नंबर और अमाउंट। वो कहती हैं कि इनकी ब्लीक वर्ल्ड में मेरे जैसे प्रॉमिस इतने भरे पड़े हैं। ब्लीक वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? चार्मलेस, पेल और मिजरेबल। यानी कि एक जैसी अनअट्रैक्टिव सी दुनिया में इतने सारे प्रॉमिस भरे पड़े हैं जो कि कभी पूरे नहीं होने वाले। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहिब आलम, ही अनाउंस। तो महीनों बाद उसे जानने पर मैं उसका नाम पूछती हूँ तो वो कहता है साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स। उसे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे पता हो कि उसके नाम का जो मतलब है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दुनिया का महाराज, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। यानी कि उसे मतलब यकीन नहीं होगा कि क्या, कि उसके नाम का मतलब जो है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन वो इतनी मिजरेबल लाइफ जी रहा है। तो उसके नाम में और उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर उसे कोई बता भी देगा कि उसके नाम का मतलब ये है तो उसे विश्वास नहीं होगा। ओके। Unaware of what his name represent, he roams the street with his friends, an army of barefoot boy who appear like the morning birds and disappear at noon. Barefoot का क्या मतलब होता है? Wearing nothing on the feet, यानी कि जिन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं पहना होता है। तो वो अपने अपने नाम से, अपने नाम के मतलब से अनजान गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ, एक आर्मी की तरह जिन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं पहना होता है, और वो सुबह पक्षियों की तरह दिखते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओके, ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। यानी कि अनीस जंग कहती हैं कि इतने महीनों पे जानने पर मुझे उनके एक एक की पहचान हो गई है। रिकग्नाइज का क्या मतलब होता है? टू नो समवन बिकॉज यू हैव सीन और हर्ड देम बिफोर। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो उस ग्रुप में से एक से पूछती हैं अनीस जंग कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो वो कहता है कि मेरी मम्मी ने उन्हें शेल्फ से नीचे ही नहीं उतारा है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो उनमें से एक और लड़का फिर बोलता है कि अगर इसकी मम्मी उसे चप्पल उतार के दे भी दो तो ये फेंक ही देगा उसे। ठीक है। और जो ये बात कहता है उसके खुद के जूते एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट। और जब अनीस जंग उसके जूतों पे कुछ कहती हैं तो वो अपने पैरों को ऐसे हिलाने लगता है। शफल हिज फीट का क्या मतलब? शफल हिज फीट का मतलब है मूव फीट व्हेन वन इज बोर्ड, एम्बेरस्ड और नर्वस। यानी कि जब हम एम्बेरस हों, बोर हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, तो हम अपने मतलब पैरों की तरफ देख तो ऐसे हिलाने लगते हैं पैरों को। तो वो ऐसा ही कुछ कर रहा था और वो कुछ नहीं कहता इस पर। आई वॉन्ट शूज, से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हील ऑफ हिज लाइफ। उनमें से तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे जूते चाहिए, और उसने अपनी लाइफ में कभी जूते नहीं होते उसके पास, मतलब उसने कभी जूते पहने नहीं होते हैं अपनी पूरी लाइफ में। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेजेस रोड। तो कंट्री में ट्रैवल करते वक्त हमारी ऑथर अनीस जंग क्या देखती हैं कि सभी तरह के बच्चे नंगे पैर ही घूमते हैं, चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन।
तो वो जहाँ भी जाती है उन्हें एक ही एक्सप्लेनेशन मिलती है कि ये जो है पैसों की कमी नहीं है, ये उनका ट्रेडिशन है कि वो नंगे पैर ही घूमते हैं हर जगह। ओके, आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। इस पे हम अनीस जैन क्या कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि क्या सिर्फ एक यही बहाना है हमारी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन ना करने का। परपेचुअल का क्या मतलब होता है? नेवर एंडिंग और चेंजिंग, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी को एक्सप्लेन ना करने का सिर्फ एक यही रीज़न है इनके पास कि यही एक एक्सक्यूज़ है कि ये तो बस एक ट्रेडिशन है और ये बच्चे ऐसे ही घूमते हैं बिना चप्पल के। तो ये बहुत ही सीरियस बात है कि बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं दुनिया में जिनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। तो ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक बहाना है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन ना करना पड़े, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी एक्सप्लेन ना करना पड़े जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ओके, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। अब अनीस से हमको कहानी याद आती है जो कि उदुपी के एक आदमी ने उन्हें बताई होती है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा बच्चा था तो वो पुराने मंदिर के पीछे स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उनके पिता जो थे वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो वो मंदिर के सामने वहाँ पे रुक जाया करता था और प्रार्थना करता था कि उसे जूते मिल जाएं। 30 years later I visited his town and the temple। तो 30 साल बाद अनीस जंग उस आदमी के घर जाती हैं, मतलब उसके टाउन पे जाती हैं, लेकिन वो अब विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। ड्राउंड का क्या मतलब होता है? डूब जाना। डेसोलेशन का मतलब होता है सूनापन। वो जो टाउन है वो सूनेपन की हवा में डूब चुका था, मतलब वहाँ पे पहले जैसे कोई भी बात नहीं थी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, और उसके पीछे बैकयार्ड में जो प्रीस्ट, वहाँ पर नया प्रीस्ट आ चुका था, नया पुजारी वहाँ पे रहता था अब। देयर वॉज रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल कलर की और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हीज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो एक छोटा बच्चा जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी होती है, सॉक्स शूज़ पहने होते हैं, वो पेंटिंग करता हुआ आता है और अपना बैग जो है फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। अब पेंटिंग का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस फुलाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही फाइनली हैड गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज दैम। तो उस बच्चे को देख के अनीस जंग को वो दूसरा बच्चा याद आता है जो कि 30 साल पहले प्रार्थना कर रहा था कि उसे जूते मिल जाएं, और जब उसे फाइनली जूते मिल जाते हैं वो क्या प्रार्थना करता है कि वो उसे कभी खोए ना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़। तो इस बात को देख के अनीस जंग बहुत ही खुश हुई कि आजकल के जो बच्चे हैं प्रीस्ट के, उन्हें जूते मतलब वो पहनते हैं, उन्हें प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है उस बच्चे की तरह जो कि 30 साल पहले प्रार्थना कर रहा था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन वो क्या कहती है कि बहुत सारे रैग पिकर्स जो कि मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनते हैं, वो अभी भी बिना चप्पल या जूते के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर लीड मी टू सीमापुरी। मेरी जान पहचान उन बच्चों के साथ मुझे सीमापुरी ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। पेरीफेरी का क्या मतलब होता है? एन आउटर एज। तो वो क्या बताती हैं कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली के बाहरी कोने पे है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत दूर है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दिल्ली की नॉर्मल लाइफ और सीमापुर में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो इसलिए वो ऐसा कहती हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर है वो जगह दिल्ली से, लेकिन वो उसके मतलब बिल्कुल कोने पे है, बाहरी कोने पे है, बसा हुआ है सीमापुरी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोगों के और दिल्ली में रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि अच्छी जगह पर रहते होंगे दिल्ली में ऑफ कोर्स। ओके, मेटाफोरिकली टू से समथिंग सिम्बॉलिकल। अब ये जो बात कही गई है ये मेटाफोरिकली कही गई है, क्योंकि अनीस जंग ने सीधे शब्दों में नहीं कहा है कि क्यों ऐसा लगता है कि वो दूर है या असल में वो दूर है भी या नहीं। तो इसी को कहते हैं मेटाफोरिकली। ओके, Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। Squatters का क्या मतलब होता है? Someone who lives in an area empty without permission। तो वो लोग जो बिना लीगल परमिशन के किसी जगह पर रहते हैं उन्हें स्क्वाटर्स कहते हैं। Who came from Bangladesh back in 1971। अब जो भी लोग सीमापुरी पे रह रहे थे, जो सब स्क्वाटर्स थे, वो तब आए थे जब बांग्लादेश में और
सॉरी वो बांग्लादेश से भाग कर आए थे इंडिया में एज अ रेफ्यूजी, क्योंकि इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी 1971 में। और अगर आपको पता हो तो बांग्लादेश का पुराना नाम भी ईस्ट पाकिस्तान था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, कि साहिब की जो फैमिली थी वो भी उन्हीं में से थी। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस वक्त जंगली इलाका था। इट स्टिल इज, और आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वो अब पहले की तरह खाली नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड टॉर्पोलिन, उनके घर जो है वो मड से बने हुए हैं, उनके घरों की छतों पे टीन बिछी हुई है और टार्पोलिन। ओके, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। डिवॉइड का क्या मतलब होता है? लैक ऑफ या फिर बिल्कुल भी ना होना। तो वहाँ पे सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर तक नहीं है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितनी गंदी जगह पे रहते थे जहाँ पे पानी का कोई सुविधा नहीं थी। जो भी उनके वहाँ गंदगी होती होगी वो उस सीमापुरी से बाहर ही नहीं आती होगी, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज या सीवेज की कोई सुविधा ही नहीं है। ओके, लिव 10,000 रैग पिकर, और वहाँ पे 10,000 रैग पिकर रहते थे उस जगह पे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं पिछले 30 साल से बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट के, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। देखो क्या होता है कि उनका नाम जो है, सॉरी, उनके पास राशन कार्ड होते हैं, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, जिससे कि वो वोट दे सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राशन कार्ड उन्हें खाना दिला सकता है, ग्रेन दिला सकता है, अनाज दिला सकता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, says a group of men in tattered साड़ी। तो क्या होता है, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वुमेन होती हैं जिनकी साड़ी फटी और पुरानी होती है। वो क्या कहती हैं कि खाना जो है जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी, खाना जो है वो जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पहचान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दिन के आखिर में अपनी फैमिलीज़ को खाना खिला सकें और सोने जा सके बिना पेट दर्द किए, तो हम यहीं पर रहेंगे, बजाय उस जगह के, उन खेतों के जिन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, कोई अनाज नहीं दिया। ओके, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। अब ये जो आंसर है ये वो ग्रुप ऑफ वुमेन तब देती हैं जब अनीस जंग उनसे पूछती हैं कि तुमने अपनी सुंदर खेत और नदियाँ क्यों छोड़ दी हैं। Wherever they find food, they pitch their tent and become transit home. Transit home का क्या मतलब होता है? They carry people or material from one place to another, यानी कि एक तरीके से टेम्प्रेरी घर। ओके, तो उन्हें जहाँ भी खाना मिलता है वो अपने टेंट लगा लेते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, उनके बच्चे वहाँ पर पलते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो उनके पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का एक ही मतलब है, कूड़े में सामान ढूंढना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, तो इतने सालों में उन लोगों ने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए इस काम को करने के लिए भी, कि ये अब उनके लिए कला की तरह बन चुका है, कला का एक हिस्सा बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ ए गोल्ड। अब देखो, जब हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि वो लोग दिल्ली आते हैं गोल्ड की तलाश में, यानी कि अर्निंग या अपने किसी काम की तलाश में, अब उनके लिए कूड़ा ही सोना बन चुका है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोज़ का खाना है। और रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पे छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगर ये उनकी छत लीक भी करती है तब भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और किसी बच्चे के लिए तो ये उससे भी ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says his eyes lightening up. साहिब अनीस जंग को बताता है कि कभी कभी उसे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और जब ये बात वो बताता है तो साहिब की आंखों में एक चमक होती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, heap का मतलब होता है ढेर। तो क्या होता है, बताती है अनीस जंग कि जैसे तुम्हें कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तुम ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि तुम्हें एक होप रहती है कि इसमें और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा ही लगता है इन बच्चों के लिए। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके लिए कूड़े का मतलब अलग है उस मतलब से जो कि उनके पेरेंट्स के लिए है, यानी कि उनके बड़ों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग मीनिंग है कूड़े का। ओके,
फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। उन बच्चों के लिए ये एक तरीके से वंडर है कि उनको 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है उन बच्चों के लिए। ओके, फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़ों के लिए इसका मतलब सिर्फ एक जीने का जरिया है। ओके, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो अनीस सिंह के पड़ोस में एक क्लब होगा जो कि स्पोर्ट्स क्लब होगा। तो वहाँ पे उसके फेंस गेट पे साहिब खड़ा होता है एक सुबह। फेंस गेट इस तरह का गेट होता है। ओके, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो वो देखता है 2 आदमी वहाँ पे सफ़ेद पहन के टेनिस खेल रहे होते हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स। हम्स का क्या मतलब होता है? अ लो स्टेडी कॉन्टिन्यूस साउंड। तो वो धीरे से कहता है कि मुझे ये गेम अच्छी लगती है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेस। कंटेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? अ स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि उसे फेंस गेट के पीछे से वो गेम देखना बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स। तो वो ये एडमिट करते हुए बताता है कि जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर्स लेट मी यूज़ द स्विंग। और जो क्लब का गेट कीपर है वो मुझे स्विंग यूज़ करने देता है, वहाँ के झूले यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। अब अनीस जंग बताती हैं कि साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने होते हैं जो कि उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट से बिल्कुल अलग लग रहे होता है। डिसकलर्ड का क्या मतलब है कि उसकी रंग उड़ा हुआ और पुरानी सी शर्ट और शॉर्ट जिसने पहने होंगे वो उससे अलग लग रहे थे जूते। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मुझे किसी ने दिए हैं ये जूते। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। डिस्कार्डेड का मतलब है नो लॉन्गर यूजफुल। तो वो बताता है तो वो बताती हैं कि जो फैक्ट है कि ये जूते किसी ने फेंक दिए हैं, उसे दे दिए हैं क्योंकि वो उन जूतों को पहनना नहीं चाहता था क्योंकि उनमें एक में छेद था, लेकिन ये बात उसे परेशान नहीं करती है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। अब क्या होता है, क्योंकि अब उस बच्चे ने कभी भी जूते नहीं पहने होते हैं तो उसके लिए तो चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो, वो ऐसा है कि उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो वो गेम देख रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, वो उसकी पहुंच के बिल्कुल बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अनीस सिंह एक सुबह साहिब को देखती है जो कि मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है। मिल्क बूथ का मतलब जहाँ पे दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनेस्टर। उसके हाथ में स्टील का कैनेस्टर होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो वो इशारा करते हुए बताता है कि मैं वहाँ नीचे चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ इन ऑल माई मेल्स। कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। तो अनीस सिंह उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब अच्छी लगती है। हीज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो अनीस सिंह को उसका चेहरा देखते ही पता चल जाता है कि उस पर एक केयर फ्री लुक जो है वो कहीं खो चुका है, क्योंकि पहले वो बिंदास रहता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था प्लास्टिक बैग लेके, लेकिन अब वो केयर फ्री लुक चला गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग दैट ही वुड कैरी सो लाइटली ऑन हीज शोल्डर। द बैग वॉज हीज। अब देखो उसको क्या लगता है कि स्टील कैनिस्टर जो वो ले रहा है वो ज़्यादा भारी है उस प्लास्टिक बैग से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टील कैनिस्टर ज़्यादा भारी होगा और प्लास्टिक बैग कम भारी होगा, लेकिन उसका प्लास्टिक बैग खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और जो स्टील कैनिस्टर था वो किसी और का था, वो उसके मालिक का था। तो इसीलिए उसका जो है केयर फ्री लुक चला गया है, क्योंकि अब वो किसी और के लिए काम कर रहा है। Sahib is no longer his own master. Okay students, thanks for watching. This was the first part and second part will be in the next video. If you like the video then please hit the like button, share and subscribe. And if you have any question regarding the chapter then please leave the comment below. See you in the next one.